Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप जानते हैं, आज 27 अगस्त 2023 में पूरे एमपी में 34 सब्जेक्ट्स में एमपी सेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जिसमें फ़र्स्ट पेपर कॉमन रहा और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो उन 34 सब्जेक्ट्स में जो पेपर हुए, उनमें से आज जो पेपर कॉमर्स का हुआ, पेपर 2 को आज हम लेकर आए हैं और जिसके संबंध में आज हम पेपर 2 कॉमर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि इस कॉमर्स पेपर में क्या क्या आया और उस एग्ज़ाम से आपने क्या सीखा और क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के अग्रणी मार्केटिंग गुरु कौन हैं? तो याद रखिए, विश्व के अग्रणी मार्केटिंग गुरु सी के प्रहलाद हैं। तो याद रखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में वर्ल्ड के लीडिंग मार्केटिंग गुरु पूछा गया है, ना कि फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पूछा गया है। अगर यहाँ पूछा जाता कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के जनक कौन हैं या विपणन जो आपका प्रबंध होता है उसके जनक कौन हैं, तो राइट आंसर आपका फिलिप कोटलर होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में विश्व के अग्रणी मार्केटिंग गुरु पूछा गया है, तो सी के प्रहलाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया है, बाजार का एक छोटा टुकड़ा जिसे विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है कहलाता है। अ स्मॉल स्लाइस ऑफ द मार्केटिंग रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन इज कॉल्ड। तो बाज़ार को जब छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, खंड कहते हैं। लेकिन जब किसी खंड विशेष पर हम कुछ विशेष ध्यान देते हैं और वो छोटा सा टुकड़ा जिस पर हमें ख़ास अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार की मार्केटिंग को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की मार्केटिंग को नीचे कहा जाता है, NICHE, नीचे कहा जाता है। क्योंकि जब स्पेशल अटेंशन होता है और हम किसी मार्केट पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो वो मार्केट हमारा नीचे मार्केटिंग कहलाती है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का 52 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि एमपी सेट एग्ज़ाम के कॉमर्स पेपर में अगला क्वेश्चन क्या रहा। स्किमिंग एक रणनीति है। स्किमिंग के बारे में पूछा गया कि स्किमिंग किस से रिलेटेड एक रणनीति है। तो आपको पता होगा, स्किमिंग का संबंध मूल्य के निर्धारण से है। और स्किमिंग में क्या किया जाता है? स्किमिंग में किया जाता है जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट नया होता है तो उसका प्रोडक्ट हाई रखा जाता है, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है तो प्राइस को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। यानी मार्केट की जो मलाई है उस मलाई को उतारने के लिए इस पॉलिसी को क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। इसलिए इस पॉलिसी का नाम मलाई उतारना मूल्य नीति यानी कि स्किमिंग पॉलिसी कहलाती है। और स्किमिंग पॉलिसी प्राइस से रिलेटेड है। तो 53 क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, डैग मार्क किससे संबंधित है? तो डैग मार्क आपका पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है, क्योंकि ये विज्ञापन की प्रभावशीलता को मापने के लिए डैग मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपको दिया है, प्रत्यक्ष विपणन चैनल एक उदाहरण है। मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल किसका एग्जाम्पल है? तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जिसमें सीधा कस्टमर से जोड़ा जाता है, जिसमें कोई भी स्तर नहीं होता, तो उसको शून्य स्तर चैनल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ज़ीरो लेबल चैनल को हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो आज का पेपर MPPSC ने जो कंडक्ट किया, वो पर्टिकुलर पेपर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया। MPPSC ने एक बेहतरीन पेपर बनाया जो कि मॉडरेट लेवल का रहा और जिसमें इनकम टैक्स से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग से है और आगे भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद देख लेते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है।
कंपनीज एक्ट 2013 जब से अप्लाई हुआ तो कंपनियों की संख्या सदस्यों के आधार पर 3 प्रकार की हो गई है। अब वो कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? पहली कंपनी 1 पर्सन कंपनी है, दूसरी निजी कंपनी होती है और तीसरी सार्वजनिक कंपनी होती है। 1 पर्सन कंपनी में सदस्यों की संख्या 1 होती है, जबकि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 और अधिकतम 200 होते हैं। और इसके अलावा सार्वजनिक कंपनी तीसरे प्रकार की कंपनी है जिसको सदस्यों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। वहाँ न्यूनतम संख्या 7 होती है और अधिकतम संख्या अंशों की संख्या तक सीमित होती है। इस प्रकार 3 प्रकार से कंपनियों को सदस्यों की संख्या के आधार पर यानी कि नंबर ऑफ मेंबर बेसिस पे बांटा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या दिया गया है। अभी आपसे पूछा गया था ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 कब लागू हुआ? तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 लागू हुआ है 15 सितंबर 2003 से। तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एनफोर्स्ड फ्रॉम 15 सितंबर 2003। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आविष्कारों एवं पेटेंट का अर्जन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। धारा 102 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आविष्कारों एवं पेटेंट का अर्जन किया जाता है। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है। तो जीएसटी के कितने अंग होते हैं? जीएसटी के 3 अंग होते हैं जिसको आपको पता है। पहला भाग इसका क्या हो जाता है जीएसटी का? तो सीजीएसटी हो जाता है। सीजीएसटी के बाद दूसरा भाग क्या होता है? एसजीएसटी हो जाता है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी हो जाता है। तो इस तरीके से जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो 69th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर की धारा 262 के अनुसार इनपुट कर संबंधित है। तो इनपुट कर इन सभी से संबंधित है जिसमें सीजीएसटी भी आता है, एसजीएसटी भी आता है और आईजीएसटी भी आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आयकर की दरें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो आयकर की दरें भारत में किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? तो आयकर की दरों को निर्धारित करने के लिए सीबीडीटी बनाया गया है जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आयकर की दरों को निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 किस वित्तीय वर्ष से सिक्किम में लागू हुआ? तो सिक्किम में ये लागू हुआ है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990-91। तो 1989-90 में जो फाइनेंस एक्ट हमारे यहाँ हर साल जो फाइनेंस बिल लाया जाता है उस फाइनेंस एक्ट में बदलाव हुआ 1989 और 90 में। और उसके बाद सिक्किम में भी आयकर लागू कर दिया गया 1990-91 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पर्टिकुलर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है अब देखते हैं। ये भी इनकम टैक्स के संबंध में दिया गया है। तो इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन इनकम टैक्स से पूछे गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें गलत कथन को यहाँ पहचानना पड़ेगा कि वो गलत कथन पर्टिकुलर क्या है। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ। तो ये करेक्ट है क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से ही लागू हुआ था। आयकर केवल वैधानिक आय पर ही कर योग है। फिर आगे दिया गया है आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। तो हाँ बिल्कुल इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। फिर पूंजीगत प्राप्ति करयोग आय नहीं मानी जाती। तो पूंजीगत प्राप्ति जो है वो करयोग आय मानी जाती है। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ क्या है? गलत है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? गलत पूछा गया था, रॉन्ग पूछा गया था। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ए ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब थोड़ी देर के लिए हमने बी ऑप्शन पर हम रुक गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है
इस पर एक डिस्प्यूट हो सकता है और ये ऑब्जेक्शन यहाँ लगाया जा सकता है, क्या इनकम टैक्स सिर्फ लीगल इनकम पर लगाया जाता है? तो नहीं, इनकम टैक्स में आपने अन्य साधनों से आय देखी होगी, जिसमें सट्टे से आय भी शामिल है, जुए से आय भी शामिल है, और अन्य साधनों से आय में क्रिकेट के सट्टे से आय शामिल है, शर्त एवं जुए की आय भी शामिल होती है। तो लीगल के साथ इलीगल इनकम पर भी क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। तो ये यहाँ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें बी ऑप्शन जो है वो लीगल इनकम के साथ साथ इलीगल इनकम भी है। लेकिन अगर एक नज़र से अगर हम देखें तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये एमपीपीएससी पर निर्भर करता है कि वो करेक्ट आंसर किसको मानते हैं। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो हमारी नज़र में डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति पर करयोग कर लगाया जाता है। जैसा कि आपने दीर्घकालीन पूंजी लाभ पढ़ा है, एलटीसीजी पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो पूंजीगत संपत्ति पर होता है, और उस पूंजीगत संपत्ति को आयकर में क्या माना जाता है? करयोग। तो यहाँ बोला गया है करयोग नहीं माना जाता, इसलिए आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती, तो कंपनी क्या नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असाधारण निवासी नहीं होती, क्योंकि कंपनी साधारण निवासी भी होती है, कंपनी अनिवासी भी होती है, और कंपनी निवासी भी होती है। लेकिन पर्टिकुलर कंपनी क्या नहीं होती? असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन इनकम टैक्स से आए हैं। इसमें देख लेते हैं कि गत वर्ष 2021-22 में ए को मकान संपत्ति से किराया 60,000 रुपये प्राप्त हुआ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 25A के अंतर्गत कर योग्य राशि क्या होगी? तो जैसा कि आपको पता है, किराए को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं, जिसको हिंदी में सकल वार्षिक मूल्य कहा जाता है। और धारा इसमें 24 के अंतर्गत मानक कटौती दी जाती है। तो धारा 24 के अंतर्गत 30% इसमें मानक कटौती निकाल देते हैं। तो 60,000 का 30% कितना हो जाएगा? 18,000। अगर यहाँ नगर पालिका कर मकान मालिक ने चुकाया होता तो उसकी भी कटौती मिलती, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ नहीं दी गई है। तो केवल 18,000 को हम धारा 24 के अंतर्गत जो 30% मानक कटौती है उसको घटा देते हैं। तो आपका रिमेनिंग बचता है कितना? 42,000, 42,000। और 42,000 आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया, और ये नेट एनुअल वैल्यू ही अभी क्या हो जाएगी? कर योग्य हो जाएगी। तो फिलहाल आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 42,000। 42,000 यहाँ कर योग्य हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आयकर के मिलान से संबंधित आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं हैं। तो आय के मिलान से संबंधित जिसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, तो इनकम टैक्स में कौन सी धारा है? धारा 60 से 64 तक जो धाराएं हैं ना, 60 से लेकर 64 तक, वो आय के मिलाने यानी क्लबिंग ऑफ इनकम से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे पर्टिकुलर क्वेश्चन और क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसको वातावरण विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाएगा? तो वातावरण विश्लेषण में शामिल किसको नहीं किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि 81 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और आज आप एग्ज़ाम में कौन सा आंसर जो है वो टिक करके आए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आप कमेंट करके बताएंगे। अब इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया है कि मॉस्ट्रिच संधि जो है वो किससे संबंधित है? तो ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, जिसको हम ईयू कहते हैं, यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। और मॉस्ट्रिच संधि से ही इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पर्टिकुलर ए हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है।
एक देश में विदेशी विनियोग के संबंध में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में निम्न में से कौन सा एक संबंधित है? तो कौन सा इनमें से प्रतिबंधित है, प्रतिबंधों से संबंधित है, जो कि किसके संबंध में है? जो कि विदेशी विनियोग के संबंध में है। तो ट्रिम्स आपको याद होगा कि ट्रिम्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक होता है तो वो ट्रिम्स के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष निकासी अधिकार में कौन सा देश सर्वाधिक कोटा रखता है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट कोटा होल्डर ऑफ एसडीआर ऑफ आईएमएफ? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एसडीआर का फुल फॉर्म है, वो आईएमएफ के द्वारा इशू किया जाता है, जो विशेष आहरण अधिकार प्रोवाइड करता है। और वो किस देश को प्रोवाइड किया गया है? तो यूएसए को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ में स्पेशल ड्राइंग राइट्स में सबसे ज़्यादा कोटा किसका है? यूएसए यानी कि अमेरिका का है। चलिए अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अकाउंटिंग से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया था। वो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था कि डूबत ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखांकन का आधार क्या है? तो जो हम डूबत ऋण प्रावधान बनाते हैं, जिसको हम प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कहते हैं, वो अकाउंट की किस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया जाता है या किस कन्वेंशन के आधार पर बनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रूढ़िवादिता की प्रथा क्या कहती है कि हानियों के लिए प्रावधान करो लेकिन लाभ के लिए नहीं, मतलब हानियों का प्रावधान होना चाहिए। तो भविष्य में जो रकम डूबने वाली है उसके लिए अगर हमने कोई प्रावधान किया है तो वो प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? रूढ़िवादिता की प्रथा, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ई और एफ इसमें पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3 दिया है, और इसके बाद इन्होंने जी को एक नया पार्टनर बनाया। तो अब जी के प्रवेश के बाद नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन आया है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ई अपने हिस्से का कितना देता है? 1/4, और एफ अपने हिस्से का कितना प्रोवाइड कर रहा है? 2/5। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई ने कितना सेक्रीफाई किया। तो ई का सेक्रीफाई हम निकालते हैं। तो ई का सेक्रीफाई निकालने के लिए सबसे पहले ई का रेशियो देख लेते हैं। वो पर्टिकुलर रेशियो देखिए कितना दिया है? 5:3। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 5/8 लिख देते हैं। और ई अपने हिस्से का कितना प्रोवाइड कर रहा है? ई अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ई का सेक्रीफाई आ जाएगा, तो 5 कितना आ जाता है? ई 32 आ जाता है। ई के बाद अगला सेक्रीफाई किसने किया? एफ ने। एफ का पर्टिकुलर शेयर कितना है? 3/8 दिया गया है, और वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 2/5। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा? 40। अब ई और एफ ने जो भी सेक्रीफाई किया है वो किसके फेवर में किया है? वो किया है जी के फेवर में। तो चलिए जी का हम शेयर निकाल देते हैं। 5/32 ये सेक्रीफाई किया है किसने? ये किया है ई ने, और एफ ने सेक्रीफाई किया है 6/40। दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 160। 32 को अगर हम 160 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो 25 हो जाता है। 40 को डिवाइड करें 160 से तो 4 टाइम्स, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है? 24। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जी का शेयर आ चुका है। 25 में 24 ऐड कर दें तो कितना आ जाता है? 49 और 160। अब एक शेयर से ही हम पूरे क्वेश्चन के आंसर को परफेक्टली समझ सकते हैं कि कितना आंसर होना चाहिए। तो याद रखिए 49/160 आया है। अब हम देख लेते हैं कि 49 दिया है, और 49 आखिरी में दिया रहता है नए पार्टनर का। तो देखिए यहाँ कितना दिया है? 49, और डिवाइड में कितना आया था? 160। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो उनका टोटल भी कितना आएगा? 160
60 क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट टोटल है, और आपका 49 भी अभी आया था, ये किसका शेयर है? जी का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं, आप अगर एक परफेक्ट अप्रोच लगाते हैं तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। समता अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश जब्ती खाते के शेष को कहाँ अंतरित किया जाता है? मतलब बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट रिमेनिंग आफ्टर री इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज ट्रांसफर टू, तो वो आपका इशू किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जैसा कि आप अंशों के हरण के बाद अंशों के हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर करते हैं, और पूंजी संचय खाते में कब ट्रांसफर होता है? जब अंशों का पुनर्निर्गमन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको किससे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से दिया गया है, और आपको लाभ मात्रा अनुपात पूछा गया है। लाभ मात्रा अनुपात का फार्मूला होता है लाभ में परिवर्तन गुणित 100 बटे विक्रय में परिवर्तन। पीवी रेशियो का इंग्लिश में फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन चेंज इन सेल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आएगा। तो पहले ईयर में हम देख लें, सेल्स में से हम क्या लेस कर देते हैं? टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 1,20,000 दिया है सेल्स आपको, और 1,22,000 दी है, तो कितना लॉस आ गया आपका? पहले ईयर 2,000 का लॉस हो गया। फिर 1,40,000 और 1,37,000 कुल लागत दी है। यहाँ भी विक्रय में से कुल लागत घटाते हैं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा 3,000। अब दोनों में आप देखें कि कितना चेंज हुआ, तो पहले -2,000 यानी कि हानि थी, फिर +3,000 यानी कि क्या हो गया? लाभ। अगर ओवरऑल देखें तो इस साल के दौरान कितना प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ? तो 5,000, क्योंकि 2,000 की हानि को कवर करके 3,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 5,000। तो फार्मूला हमने पीवी रेशियो का भी आपको बताया कि चेंज इन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन हो जाएगा चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट आ गया है कितना? 5,000 इंटू 100 कर देते हैं। अब चेंज इन सेल्स आप देख सकते हैं 1,20,000 से 1,40,000 आपका सेल्स हो गई। तो सेल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ? 20,000। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5,000 से 20,000 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 100 बाय हम 4 कर देते हैं। 100 बाय 4 करते हैं तो आपको इजीली कितना मिल जाता है? 25%। और 25% हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, वो ऑप्शन सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देख लेते हैं। करंट रेशियो आपको दिया है 4.5:1, और लिक्विड रेशियो आपको दिया है 3:1, और स्कंद यानी स्टॉक दिया है 60,000, और करंट लाइबिलिटी आपसे पूछी है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी करंट असेट्स आपकी 4.5 है, तो 4.5 हम इसको x मान लेते हैं, और नीचे 3:1 है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? 3x मान लेते हैं। और इन दोनों का इसको हम लिख लेते हैं, ये आपकी क्या हो गई? करंट असेट्स, और ये आपकी क्या हो गई? लिक्विड असेट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि करंट असेट्स में से यदि हम लिक्विड असेट लेस करें तो स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर्टिकुलर 4.5 में से 3.0 लेस करेंगे तो 1.5 क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। इस तरीके से स्टॉक 1.5x आ गया, और 1.5x की वैल्यू एस गिवन इन दी क्वेश्चन कितनी है? 60,000। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 60,000 लिख देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 आपका डिवाइड में आ जाएगा, और x की वैल्यू 60,000 में 1.5 को डिवाइड करते हैं तो आ जाता है कितना? 40,000 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो आई है वो पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये एक ट्रिकी आपको अगर ये पता है फार्मूला बेस्ड है तो इसका आप
इजीली आंसर निकाल सकते थे। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया था कि मानव संसाधनों के मूल्यांकन की समस्या को हल करने के लिए निर्मित मॉडल हैं। तो मानव संसाधन की समस्या, तो ह्यूमन रिसोर्स के इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी मेथड हैं, लेव और श्वार्ज मॉडल भी है, फ्लेम्स होल्स मॉडल भी है, हरमेंशन जो है, हरमंशन जिसको बोलते हैं वो मॉडल भी है। तो तीनों मॉडल यहाँ आपके करेक्ट आंसर हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इन तीनों ने ही ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन का मॉडल प्रोवाइड किया है। इसके बाद देख लेते हैं पर्टिकुलर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है। तो लेखांकन प्रमाप मंडल यानी लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, जिसको हम ICAI कहते हैं, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी वर्ष आप याद रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन है मंथन कीमत को अपनाया जाता है। मंथन कीमत का मतलब क्या होता है। तो मंथन कीमत को इंग्लिश में हम स्किमिंग कहते हैं। तो स्किमिंग से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। और जैसा हमने आपको बताया था कि स्किमिंग पॉलिसी को हम मलाई उतारना मूल्य नीति कहते हैं और किसी नए वस्तु के संबंध में ये लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि मंथन कीमत नीति जिसको हम स्किमिंग पॉलिसी कहते हैं, ये किसी भी नए प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है उस समय अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। आरव ने वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से कुछ धन जुटाया। वित्त के इस स्रोत को क्या कहा जाता है। तो इस स्रोत को उधार लिया हुआ कोष कहलाता है, जिसको हम बोरोड फंड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं और ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ शुद्ध कार्यशील पूंजी पूछा गया है, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA माइनस CL, मतलब चालू संपत्तियों के योग में से हम चालू दायित्वों को घटा देते हैं। तो देनदार चालू संपत्ति है, स्टॉक भी चालू संपत्ति है और पूर्वदत्त व्यय भी चालू संपत्ति, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो 40,000, 30,000 और ये 10,000, तो टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर 80,000। इसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, 20,000 दे बिल और लेनदार आ जाएंगे 25,000 के। टोटल हो जाएगा ये कितना, 45,000। और 80,000 में से हम 45,000 लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग बचता है 35,000। ये आपको ए ऑप्शन में दिया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, 35,000। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रतिगमन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रतिगमन का सिद्धांत सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। तो फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार रिग्रेशन को समझाया था और रिग्रेशन के बारे में पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि रिग्रेशन का मतलब होता है वापस लौटना, प्रतिगमन का मतलब होता है वापस लौटने की प्रवृत्ति। और इस प्रवृत्ति का पहली बार अध्ययन जो किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैनेजमेंट से संबंधित है और ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि निष्पादन मापदंड स्थापित करना और सुधारात्मक उपाय करना प्रबंध के किस कार्य से संबंधित है। एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर, ये पर्टिकुलर वर्क किस से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट के किस फंक्शन से है। तो ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम आपको अपने कोर्स के बारे में भी डिटेल दे देते हैं कि MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है, जिस कोर्स में हम 3,000 से ज़्यादा MCQs, 1,000 से ज़्यादा हम वन लाइनर सेंटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और साथ ही साथ हम डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हम स्टडी नोट्स एज PDF फाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन भी लोगों को
अगर इस कोर्स की तैयारी करना है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं और दो बैचेस हमारे चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और फैक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद चलिए स्क्रीन पर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हज वर्ग कि द्विघटक अभिप्रेरणा विचारधारा में कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है? तो आपकी प्राप्ति मोटिवेशनल फैक्टर है, मान्यता भी आपका मोटिवेशनल फैक्टर है, वर्क इटसेल्फ भी मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन पर्यवेक्षण जिसको हम सुपरविज़न कहते हैं वो आपका मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है जो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो ग्राहकों से उचित मूल्य वसूलना ये एक व्यवसाय का क्या है? एक एथिक्स है, मतलब बिजनेस एथिक्स है। सरकार को समय समय पर देय कर का भुगतान करना ये भी बिजनेस एथिक्स है और ये भी व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया गया है, पर्टिकुलर क्या दिया गया है? कर्मचारियों के साथ उचित एवं बराबरी का व्यवहार करना। तो ये सिर्फ नैतिकता है, बल्कि ये क्या नहीं है, ये आपकी व्यावसायिक नैतिकता नहीं है, केवल नैतिकता है। जबकि उचित लाभ कमाना आपका क्या है? व्यावसायिक नैतिकता है। तो ए पॉइंट आपकी व्यावसायिक नैतिकता है, मतलब बिजनेस एथिक्स है। बी पॉइंट भी बिजनेस एथिक्स है और डी पॉइंट भी बिजनेस एथिक्स है। लेकिन क्या यहाँ व्यावसायिक नैतिकता नहीं है? वो आपका सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ये बिजनेस एथिक्स क्यों नहीं है? किसी से अच्छा व्यवहार करना, किसी कर्मचारी से अच्छा व्यवहार करना, उससे बराबरी का, अपने जैसा व्यवहार करना जैसा कि हम अपने लोगों से करते हैं। तो ये एक मोरल जो है, एथिक्स है, ये एक नैतिकता सिर्फ है, लेकिन एक व्यावसायिक नैतिकता नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं, वो क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो देखिए, निष्पादन मूल्यांकन की कौन सी आधुनिक विधि नहीं है? तो मूल्यांकन केंद्र विधि आधुनिक विधि है। ह्यूमन असेट्स अकाउंटिंग मेथड जिसको मानव संपत्ति लेखांकन विधि, वो भी आपकी क्या है? एक मॉडर्न टेक्निक है, मतलब आपकी एक आधुनिक विधि है। परिणाम और उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन विधि भी आपकी एक क्या है? ये भी एक आपकी आधुनिक विधि है। लेकिन व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना, ये कोई विधि जो है वो परंपरागत विधि है, ये आपकी आधुनिक विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से है, मतलब कर्मचारियों की प्रबंधन सहभागिता का प्रारूप नहीं है। तो सह स्वामित्व देना, मतलब को ओनरशिप देना, तो ये तो आपका क्या है? प्रबंध में सहभागिता है या प्रबंधन में सहभागिता है। लाभ में हिस्सेदारी देना, संयुक्त प्रबंधन परिषदें बनाना, मतलब जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाना, प्रॉफिट शेयरिंग करना और को ओनरशिप, ये तीनों आपकी क्या हैं? वर्कर्स पार्टिसिपेशन है। लेकिन मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियन ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं है? ये किसी भी प्रकार से कर्मचारियों की प्रबंधन में सहभागिता नहीं है, बल्कि ये ट्रेड यूनियन जो होता है वो तो कर्मचारियों का ही एक संगठन होता है, इसमें मैनेजमेंट शामिल नहीं होता। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? तो मुद्रा, जिसको हम MUDRA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये तो एक फाइनेंस क्या है? एजेंसी है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो आपको IRDA दिया है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, तो ये आपका क्या है? ये एक विनियामक है जो जिसका रिलेशन पर्टिकुलर किससे है? बीमे के संबंध में है, और बीमे के संबंध में जो नियम बनाने वाली संस्था ये वो है। तो ये पर्टिकुलर आपकी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा। पर्टिकुलर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि और आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। एग्जिम के बारे में पूछा गया है कि एग्जिम
बैंक क्या प्रोवाइड करता है? तो एग्जिम बैंक याद रखिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को भारतीय एवं विदेशी मुद्राओं में क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये पूछा गया है कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए किस संस्था को या औद्योगिक वित्त के लिए किस संस्था को स्थापित किया गया है? तो जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिनमें प्रमुखता से आईडीबीआई है, एसआई, सिडबी है, तो ये सारे बैंकों को क्यों स्थापित किया गया? ताकि वो विशिष्ट संस्थाएं किसको सहयोग कर सकें? वो सहयोग कर सकें व्यापार को और उद्योगों को। तो औद्योगिक वित्त के लिए आईडीबीआई को किया गया है और आईडीबीआई क्या है? एक विकास बैंक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए निम्न में से किस समिति के सुझावों को स्वीकारते हुए बैंकिंग लोकपाल की योजना बनाई गई? तो बैंकिंग लोकपाल की योजना किस समिति की सिफारिश पर आई? दामोदरन समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बैंक दर में परिवर्तन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई निर्धारित करता है और आरबीआई ही इसमें क्या करता है? परिवर्तन कर सकता है। और भारत में जितने भी मॉनेटरी चेंजेस होते हैं, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, वो सब आरबीआई के द्वारा बनाई जाती हैं और आरबीआई के द्वारा ही समय समय पर परिवर्तित की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो लगभग आधे क्वेश्चन जो आज आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछे गए, इस एग्ज़ाम के लगभग आधे क्वेश्चन लेकर हम आए। आज ये पार्ट 1 था जो कि पेपर 2 का एनालिसिस था। अब हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपका पार्ट 2 भी लेकर आएँ जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन को एक बार हम डिस्कस कर लें। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? और अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं और उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट भी कॉमर्स के संबंध में तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को अब हमारे साथ एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी करना है वो जल्दी हमारे कोर्स के बारे में हमसे जानकारी ले लें। और हम जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सैंपल भी हमसे लेकर फिर उसके बाद हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। और आज आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए एग्ज़ाम में, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज के पेपर में ओवरऑल आपने क्या परफॉर्मेंस किया और 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि कट ऑफ का हमें सही अंदाज़ा हो सके और आपको भी ये पता हो सके कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा रहा है। तो इन क्वेश्चन के आंसर के बेस पर आप बताएं कि 100 में से इस कॉमर्स के पेपर में 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ताकि एक कट ऑफ का सही अंदाज़ा हो सके। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।